फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉप स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो दोनों ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और आज जो हम आपको चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसके विषय में चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, हिंदी में अध्याय 2 अदृश्य जीव जगत हमारी नग्न आंखों से परे। तो बच्चों, अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठें और जो जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन टू लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप। अब ये जो है क्या है, लेंस और सूक्ष्मदर्शी का परिचय। द ह्यूमन आई लिमिटेशन, कि मानव आंखों की सीमा क्या रहती है। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स अबव ए सर्टन साइज। तो मानव आंख केवल एक निश्चित आकार से बड़ी वस्तुओं को ही देख सकती है। मतलब क्या हुआ इसका, कि हमारी आंखें एक निश्चित आकार से बड़ी वस्तुओं को ही देख पाती है। उस आकार से यदि कोई छोटी वस्तु है उसको हमारी आंख नहीं देख पाती। ये हमारी आंख की लिमिटेशन है। For a long time, the microscopic world remained unknown. एक लंबे समय तक सूक्ष्म जीव जगत जो है वो अज्ञात रहा। अज्ञात रहने से मतलब क्या हुआ कि उसके विषय में हम जानते ही नहीं थे कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जो बहुत छोटे हैं, जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती। उन जीवों के विषय में हम कुछ नहीं जानते थे। द इन्वेंशन ऑफ द लेंसेज। अब हम बात करते हैं कि लेंसेज के इन्वेंशन के बारे में। तो लेंस इज ए कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास शेप्ड लाइक अ लैंटिन सीड। किस तरह का होता है ये? एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास की तरह होता है लेंस। इसकी शेप कैसी रहती है? ये बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला, जैसे एक मसूर की दाल होती है। लेंस कांच का एक घुमावदार टुकड़ा होता है जिसका आकार मसूर के बीज जैसा होता है। मसूर का बीज कैसा होता है? मसूर का बीज जो है बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। तो ये तो लेंस का आकार है। अब हम आगे बात करेंगे द माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोस्कोप क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लेंसेज लेड टू सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस आर इवेंचुअली माइक्रोस्कोप्स विच ओपनड अप द हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग क्रिएचर। क्या होता है माइक्रोस्कोप? कि जो कि लेंस के विकास में साधारण आवधरक कांच और अंततः सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ, जिससे हम सूक्ष्म जीवों की छिपी हुई दुनिया को खोल दिया। जिसने कैसे? कि जिस विषय में पहले हमें नहीं पता था कि कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव भी हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती, अब हम
उन जीवों को भी माइक्रोस्कोप के द्वारा यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख पाए, उनके विषय में जान पाए। तो ये जो है माइक्रोस्कोप की बात हुआ। अब वाटर मैग्निफिकेशन, अब ये एक एक्टिविटी है जिसे आप समझेंगे, जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं कि राउंड बॉटम ग्लास या फ्लास्क, उसमें हम क्या करते हैं, filled with water act as a magnifying glass and makes letters under it appear larger। कैसा होता है कि एक राउंड बॉटम ग्लास, उसके अंदर हम जब पानी भर देते हैं तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जिसके एक साइड में लिखे हुए अक्षर जो है वो हमें बड़े बड़े दिखने लगते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, कोशिका और सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज। ये किसने की, इस विषय में हम जानेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक। He published the famous book Micrographia containing detailed drawings of tiny objects। रॉबर्ट हुक ने क्या, उन्होंने माइक्रोस्कोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें सूक्ष्म वस्तुओं की विस्तृत चित्र थे। यानी कि उन्होंने एक ऐसी बुक बनाई और उसे पब्लिश किया जिसमें उन्होंने छोटे छोटे जो जीव हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनके विस्तृत चित्र उसमें दिए कि वो देखने में कैसे दिखते हैं जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए उनको देखते हैं। He observed a thin slice of cork under his microscope and found it was composed of small empty compartments resembling a honeycomb। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा, एक पतले छोटे से टुकड़े को कॉर्क के सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और फिर उसे देखा जब, तो उन्होंने क्या पाया कि वो कॉर्क जो है एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिसमें छोटे छोटे खाली कमरों की तरह उसकी संरचना है। यानी कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे खाली कमरे, ऐसा इस तरह से उसकी संरचना है, जो कि हमें जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो उस कॉर्क में ऐसा हमें कुछ दिखता नहीं। और उन्होंने जब उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के देखा तो उन्होंने ये पाया कि कॉर्क जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह बना हुआ होता है। He named these spaces, तब उन्होंने इन स्पेसेस का नाम क्या दिया, जो कि उस कॉर्क के अंदर छोटे छोटे से जो डब्बे दिख रहे थे उसको क्या नाम दिया, सेल। यानी कि उन्होंने इन खाली स्थानों को सेल बोला। हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। क्या नाम दिया उन्होंने, कोशिका का नाम दिया। This was the first time the word cell was used to describe the basic unit of life। यह पहली बार था जब जीवन की मूल इकाई का वर्णन करने के लिए सेल शब्द का प्रयोग किया गया। कब किया गया, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एक कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखा और उन्होंने पाया कि वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिसमें
छोटे छोटे खाली कमरों की तरह संरचनाएं बनी हुई हैं। तब उन्होंने उस खाली स्पेसेस को, यानी खाली डब्बे जो बने दिख रहे थे, कमरों की तरह जो बना दिख रहे थे, उन्हें उन्होंने सेल यानी कोशिका का नाम दिया। एंटोनी वैन लीवेनहॉक, he was a Dutch scientist who designed superior lenses and built advanced microscope। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक यह डच वैज्ञानिक थे जिन्होंने बेहतर लेंस डिजाइन किए और उन्नत सूक्ष्मदर्शी बनाया। He was the first to clearly observe the describe living microorganism like bacteria and blood cell। यह बैक्टीरिया और रक्त कोशिकाओं जैसी जीवित सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट रूप से देखने और उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ब्लड सेल और बैक्टीरिया के बारे में जानकारी पाई और उनका वर्णन किया? वो थे एंटोनी वैन लीवेनहॉक। यह बैक्टीरिया और रक्त कोशिकाओं जैसे जीवित सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट रूप से देखने और उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब he is recognized as the father of microbiology। अब वे किस तरह से जाने गए, ये आपको याद रखना है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो उनका नाम आप नोट डाउन करके रखें। यह सूक्ष्म विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने गए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ सेल, कि सेल क्या है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचनाएं दिखी थी खाली कमरों का बने हुए कॉर्क के अंदर, तो उनका नाम दे दिया गया था, उनको सेल बोला गया, कोशिका बोला गया। लेकिन एक्चुअली में सेल होता क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीव जैसे प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स are built out of basic building blocks called cell। सभी जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव कोशिकाओं नामक बुनियादी निर्माण खंडों से बने हैं। यानी कि ये सारे के सारे ही जीव जिसमें हम भी शामिल हैं, ये सेल से बने हुए होते हैं। एक कोर पार्ट ऑफ टिपिकल सेल, एक सामान्य कोशिका के मुख्य भाग क्या होते हैं? एक सामान्य कोशिका के मुख्य भाग, पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। द पोरस आउटर बाउंड्री दैट encloses the cytoplasm and nucleus। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह एक छिद्रपूर्ण बाहरी सीमा है जो कोशिका द्रव्य क्या है? साइटोप्लाज्म और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को घेरती है। इट सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर and
regulates the entry of essential material and exit of waste product। इसका काम क्या होता है? ये कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करती है, जैसे आवश्यक और आवश्यक पदार्थों के प्रवेश तथा अपशिष्ट अपवादों के बाहर निकलने की को नियंत्रित करती है। यानी कि जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनकी एंट्री में सहायक होती है ताकि वो अंदर जाएं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारे शरीर में उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, यानी कि इनका नियंत्रण करती है। अब हम आगे बात करेंगे न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस क्या है? ए राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द मिडल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? कि राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द मिडल ऑफ द सेल enclosed by a thin membrane। केंद्रक कोशिका के बीच में पाई जाने वाली एक गोल संरचना है जो एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक। इट सर्व्स एज द कंट्रोल सेंटर रेगुलेटिंग ऑल द प्रोसेस एंड सेलुलर ग्रोथ। यह नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं और कोशिकीय विस्तृत को नियंत्रित करती है। तो ये क्या है? केंद्रक। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म क्या है? ए जेली लाइक space between the cell membrane and the nucleus। एक जेली लाइक स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका, हिंदी में साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का एक जेली जैसा स्थान है। It contains essential compounds like protein, carbohydrates, fats, minerals, and act as the site where most life process occur। क्या मतलब इसका? कि इसमें आवश्यक यौगिक जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, जो यौगिक होते हैं, यह उस स्थान के रूप में कार्य करता है जहां अधिकांश जीवन प्रक्रियाएं होती हैं। तो समझ रहे हो ना बच्चों? ये नोट डाउन आप करते रहना। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट सेल एडिशन वर्सेस एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिकाओं बनाम जंतु कोशिका। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल प्लांट सेल हैव एन एडिशनल रिजिड आउटर लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल। तो ये क्या है? कोशिका भित्ति। सेल वॉल क्या कहते हैं इसे हिंदी में? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त कठोर बाहरी परत होती है। कैसी परत होती है? कठोर बाहरी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड
फर्मनेस टू प्लांट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव ए सेल वॉल। यह पौधों को संरचनात्मक मजबूती, कठोरता और दृढ़ता प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, किनमें एनिमल सेल्स डू नॉट हैव ए सेल वॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल किस में होती है और किस में नहीं होती। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। लवक और हरित लवक। प्लांट सेल कंटेन्स टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड्स। पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड्स नामक छोटी संरचनाएं होती हैं। किसमें? पादप कोशिकाओं में। ग्रीन plastids are called chloroplast. They contain the pigment chlorophyll, which traps sunlight for photosynthesis. हरे प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट, जिसका मतलब हरित लवक कहा जाता है, इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को सोखता है। ठीक है ना? यानी कि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए, या हिंदी में हम कहें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी होता है, और वही क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को सोखता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स स्टोर सब्सटेंसेस एनिमल सेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट। गैर हरे प्लास्टिड्स पदार्थों का संचय करते हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। किस में नहीं होते? एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स, जिसको हिंदी में रिक्तिकाएं कहते हैं। प्लांट सेल possesses a single very large vacuole that stores nutrients, disposes of waste and keeps the cell firm and structurally supported। रिक्तिकाओं का क्या काम रहता है? पादप कोशिकाओं में एक ही बहुत बड़ी रिक्तिका होती है जो पोषक तत्वों को संचित करती है, यानी कि उनको अपने अंदर इकट्ठा करती है, कचरे का निपटान करती है, यानी कि कचरे को निकालती है, जो वेस्ट है हमारे बॉडी से निकाल देती है, और कोशिका को दृढ़ व संरचनात्मक रूप से सहारा देती है। कोशिका को क्या? दृढ़ व संरचनात्मक रूप से सहारा देती है। ये किसका काम है? रिक्तिकाओं का। एनिमल सेल्स आइदर लैक वैक्यूल्स और हैव टिनी टेम्परेरी वन। अब जंतु कोशिकाओं में क्या है कि या तो उनके अंदर रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, और अगर होती है तो बहुत छोटी और अस्थायी होती है। अब इसमें क्या है? लेबोरेटरी एक्टिविटीज है टू व्यू सेल्स, कि हम सेल को कैसे देखते हैं, कोशिकाओं को देखने के लिए प्रयोगशाला गतिविधि। अब इसमें क्या है कि ओनियन पील सेल्स
Plant cells are obtained by peeling the inner layer of an onion bulb. यानी कि क्या, प्याज के छिलके की कोशिकाएं प्याज की आंतरिक परत को छीलकर पादप कोशिकाओं प्राप्त की जाती है. दे आर स्टेन्ड विद सैफ्रनिन in glycerin to prevent drying. कैसे करते हैं? उन्हें सूखने से बचाने के लिए कि वो सूखे नहीं, वैक्सीन में रंगा जाता है और ग्लिसरीन में रखा जाता है जिससे वो सूखे नहीं, और उसके बाद उन्हें सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर उनकी संरचनाओं के रूप में दिखाई देती हैं. कैसी? आयतकार, रेक्टेंगुलर. ह्यूमन चिक सेल्स. एनिमल सेल्स आर ऑब्टेन्ड बाय gently scraping the inner lining of the mouth with a clean toothpick. मनुष्य की गाल की कोशिकाएं एक साफ टूथपिक से मुंह की आंतरिक परत को धीरे से खुरचकर जंतु कोशिकाएं प्राप्त की जाती है. They are started with methylene blue for contrast and mounted in glycerin. They appear as irregular polygon shaped structure. कैसा मिलता है उसका स्ट्रक्चर हमें? स्पष्टता के लिए उन्हें मैथिलीन ब्लू में रंगा जाता है और ग्लिसरीन में रखा जाता है. ये अनियमित बहुभुज के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देती हैं. कैसी दिखाई देती हैं? इर्रेगुलर पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर. तो बच्चों, ये आप नोट डाउन करते रहें और इसके बाद हम बात करते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय इन लिविंग बीइंग्स. कि जीवों में संगठन के स्तर क्या क्या लेवल होते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर स्ट्रक्चर्ड अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बीइंग. जीवों में संगठन के स्तर. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रक्चरली हियरार्चिकली. बहुकोशिकीय जीव एक पद अनुक्रमित रूप से संरचित होते हैं, यानी कि क्रमबद्ध रूप से संरचित होते हैं. सेल द प्राइमरी यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? कोशिका जीवन की प्राथमिक इकाई, जैसे कि मसल सेल, मांसपेशी कोशिका. इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू की. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर, दैट इज मसल्स टिश्यू. टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक. ऊतक एक साथ काम करने वाली समान कोशिकाओं का समूह, उसे ऊतक कहते हैं, जैसे मांसपेशी ऊतक. फिर हम बात करते हैं ऑर्गन.
different tissues organized to execute a specific function, जैसे स्टोमक। ऑर्गन क्या हुए हिंदी में, जिसे अंग कहते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए व्यवस्थित विभिन्न ऊतक, जैसे अमाशय, ये क्या है, ऑर्गन। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन के सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम, सेवरल ऑर्गन्स cooperating to carry out a major body process, that is digestive system। अंग प्रणाली, जिसे ऑर्गन सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग प्रणाली। शरीर की एक बड़ी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने वाले कई अंग आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे पाचन तंत्र। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ए कंप्लीट लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिज्म क्या है, जीव। एक पूर्ण जीवित प्राणी बनाने के लिए संयुक्त सभी अंग प्रणालियाँ, यानी कि सभी अंग प्रणालियाँ मिलकर एक पूर्ण जीवित प्राणी को बनाती हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन सेल शेप्स। कोशिकाओं के आकार में भिन्नता। सेल्स आर शेप्ड डिस्टिंक्टली अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कोशिकाओं का आकार उनके विशेष कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। जो सेल्स हैं वो सभी सेल एक तरह के नहीं शेप में होते। उन सेल का, जिसको हम कोशिका भी हिंदी में कहते हैं, उनका आकार उनके विशेष कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। अब सबसे पहले सेल की हम बात करते हैं नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड हैवीली ब्रांच्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल मैसेज rapidly across different part of the body। नर्व सेल, जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में विद्युत संदेशों को तेजी से भेजने के लिए ये अत्यधिक लंबी और भारी रूप से शाखित होती हैं। ये क्या है, तंत्रिका कोशिका, यानी कि नर्व सेल। अब हम इसके बाद बात करते हैं मसल सेल। स्पिंडल शेप्ड, थिन एंड फ्लेक्सिबल, which lets them easily contract and relax to push food down the digestive tract। मसल सेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मांसपेशी कोशिकाएं। ये धुरी के आकार की पतली और लचीली होती हैं, जो उन्हें पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से सिकुड़ने और फैलने में मदद करती है। तो ये तो हुए सेल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का संसार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें माइक्रोब्स भी बोलते हैं, लिविंग क्रिएचर सो मिनिस्कुल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द अनएडेड आई। सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स इतने छोटे छोटे जीवित प्राणी जिन्हें बिना किसी उपकरण के नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि हम उन्हें अपनी आँखों के ज़रिए नहीं देख सकते जब तक कि हम जो है माइक्रोस्कोप वगैरह का सहारा ना लें। दे आर ओमनी प्रेजेंट, एग्जिस्टिंग इन सॉइल, वाटर, एयर, inside our guts, and even in extreme environments like frozen
जोन्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। ये सर्वव्यापी हैं। ये मिट्टी में, पानी, हवा में, हमारी आंतों के अंदर और यहाँ तक कि जमे हुए क्षेत्रों और गर्म पानी के झरनों जैसी अत्यधिक कठिन वातावरण में भी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर ये कैसे हैं? मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल दैट परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शंस, दैट इज बैक्टीरिया, अमेबा, पैरामीशियम, यीस्ट। ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, यानी कि एक ही सेल से, और जीवन की सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे इनके उदाहरण क्या हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट। और मल्टीसेलुलर कैसे? मेड अप ऑफ मैनी सेल्स वर्किंग कंपैरेटिवली। ये इनके एग्जाम्पल क्या हैं? ह्यूमन, प्लांट्स, ब्रेड, मोल्ड। मल्टीसेलुलर को क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय कैसे है? मिलकर काम करने वाली कई कोशिकाओं से बने होते हैं। ये कैसे होते हैं? मिलकर काम करने वाली कई कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे मनुष्य, पौधे, ब्रेड मोल्ड इत्यादि। अब हम बात करते हैं मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य समूह के बारे में। पहला क्या है? बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट कम्स इन वेरियस शेप्स, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, स्पाइरल, कॉमा। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। एक कोशिकीय जीव जो विभिन्न आकारों जैसे गोलाकार, छड़ के आकार के, सर्पिल, कोमा आकार में आते हैं। दे लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस and a nuclear membrane. Their genetic materials sits in an open region called the nucleus. इसमें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इनकी आनुवांशिक सामग्री एक खुले क्षेत्र में होती है जिसे न्यूक्लियाइड कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फंगी की। कैन बी यूनिसेलुलर जैसे यीस्ट, और मल्टीसेलुलर जैसे ब्रेड मोल्ड। कवक जिसे फंगस बोला जाता है, ये एक कोशिकीय जैसे यीस्ट या बहुकोशिकीय जैसे ब्रेड मोल्ड हो सकते हैं। दे पॉसेस ए सेल वॉल बट लैक क्लोरोप्लास्ट, मीनिंग दे कैन नॉट परफॉर्म photosynthesis and must feed an organic matter. इनके पास कोशिका भित्ति होती है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। क्या? इनके पास कोशिका भित्ति तो होती है लेकिन इनके पास क्या नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसका अर्थ है कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और उन्हें कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वो अपना तो खुद नहीं खाना बना सकते। अब हम तीसरा बात करते हैं प्रोटोजोआ की। ये यूनिसेलुलर हाईली मोबाइल ऑर्गेनिज्म ऑफ इरेगुलर और डिफाइंड शेप्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। प्रोटोजोआ क्या है? अनियमित या निश्चित आकार के एक कोशिकीय
अत्यधिक गतिशील जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब इसके बाद बात करते हैं हम एल्गी की। प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स क्लोरोफिल टू जनरेट देयर own food via sunlight, microalgae live in aquatic habitats। अब इनका क्या है एल्गी का, जिसे पौधे जैसे जीव जिसमें सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अत्यंत अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्लोरोफिल होता है, सूक्ष्म शैवाल जलीय आवासों में रहते हैं। ये कैसे आवासों में रहते हैं? शैवाल जलीय आवासों में रहते हैं। अब इसके बाद बारी आ जाती है वायरसेस की। Unique, extremely tiny entities that are acellular do not possess a cell structure। वायरस, जिसे हिंदी में विषाणु कहा जाता है, आदित्य अत्यंत सूक्ष्म जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनकी कोई कोशिका संरचना नहीं होती है। They behave as non-living objects outside a host but multiply rapidly once they infect a living host cell। ये एक पोषक के बाहर निर्जीव वस्तुओं की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन एक बार जीवित होस्ट कोशिका को संक्रमित करने के बाद तेजी से संख्या में बढ़ते हैं। एक बार अगर ये किसी को संक्रमित कर दें तो ये फिर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हाउ माइक्रोब्स हेल्प अस। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारी मदद कैसे करते हैं, ये किस तरह से की प्लेयर्स इन एनवायरमेंटल क्लीन अप, पर्यावरण की सफाई में मुख्य भूमिका इनकी क्या है? डिकम्पोजिशन। Fungi and bacteria in soil decomposes complex organic waste, fallen leaves जैसे कि vegetable peels, dead matter into simpler substances called manure। अब ये किस तरह से करते हैं अपघटन? मिट्टी में मौजूद कवक और बैक्टीरिया जटिल कार्बनिक कचरे जैसे गिरी हुई पत्तियां, सब्जियों के छिलके या मृत पदार्थ यानी कि मरे हुए जीव जंतु को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, जिसे हम खाद कहते हैं। They possess recycle essential nutrients back into the soil to boost fertility। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए काम आती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में पैदा करती है। तो ये है बच्चों अब तक का। हम बात करेंगे बायोगैस जनरेशन। Certain specialized bacteria can digest plant and animal waste in oxygen-free environments। बायोगैस उत्पादन क्या है? कुछ विशेष बैक्टीरिया ऑक्सीजन रहित वातावरण में पौधे और जानवरों के कचरे को पचा सकते हैं। During the process, they release biogas, a mixture of methane and carbon dioxide। तो बायोगैस किसका मिक्सचर है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। विच एक्ट्स एज अ क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग पावर। इस प्रक्रिया के दौरान वे बायोगैस
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण जो है बायोगैस, उसको छोड़ते हैं, जो खाना पकाने और बिजली पैदा करने के लिए एक स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है। बायोगैस क्या खाना पकाने के लिए और एक स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है। आनंद मोहन चक्रवर्ती's discovery in 1971. This scientist developed a genetically engineered bacterium capable of breaking down environmental oil spills, demonstrating how microbes can fight pollution. आनंद मोहन चक्रवर्ती की खोज 1971 में इस वैज्ञानिक ने एक आनुवांशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया विकसित किया जो पर्यावरण में फैले तेल, जो ऑयल स्पिल है, को नष्ट करने में सक्षम था, जिससे यह साबित हुआ कि सूक्ष्मजीव प्रदूषण में लड़ सकते हैं। यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रदूषण में भी लड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन द किचन, रसोई में सूक्ष्म जीव। यानी हमारी रसोई में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में बात करते हैं। यीस्ट इन बेकिंग, ये एक एक्टिविटी है कि यीस्ट को बेकिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। यीस्ट इज़ ए फंगस दैट ब्रेक डाउन शुगर इन डो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बेकिंग में ईस्ट एक कवक है जो शुगन के दौरान आटे में मौजूद चीनी को तोड़ता है। इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स विच expand and make foods like bread and cakes incredibly soft, fluffy and raisin. ये क्या करता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले छोड़ता है जो फैलते हैं और ब्रेड व केक जैसे खाद्य पदार्थों को बहुत नरम, फूला हुआ और उभारदार बनाते हैं। It also produces a major amount of alcohol, imparting a characteristics fermenting across. यह थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी पैदा करता है जिसके एक विशेष गंध आती है। इसके कारण क्या है कि एक विशेष तरह की स्मेल भी आती है। लैक्टोबैसिलस इन कर्डिंग, हम दही जमाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है? कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया व्हेन एडेड टू ल्यूकवार्म मिल्क. These bacteria feed on the milk sugar and turn it into lactic acid. दही जमाने में दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। जब गुनगुने दूध में इन्हें हम मिलाते हैं तो ये बैक्टीरिया दूध की चीनी को खाते हैं और इसे लैक्टिक एसिड में क्रियान्वित कर देते हैं। द एसिड टर्न्स द मिल्क इनटू थिक प्लेजेंटली सो कर्ड. दे रिक्वायर वार्म टेम्परेचर टू ग्रो, विच इज वाई कर्ड fails to form inside a cold refrigerator. यह एसिड दूध को गाढ़े, हल्के, खट्टे दही में बदल देता है। इन्हें बढ़ने के लिए गर्म तापमान की आवश्यकता होती है और इसी वजह से ठंडे रेफ्रिजरेटर में के अंदर दही नहीं जम पाती। और माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन,
कृषि और चिकित्सा में सूक्ष्मजीव। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन ये क्या है, फलीदार पौधे, मटर, बीन्स, दालें, इनके अंदर क्या है कि जड़ों को सूजी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें जड़ ग्रंथियां कहा जाता है। लेगुमिनियस प्लांट, पीस, बीन, lentils contain swollen structure on their root called root nodules. These nodules house rhizobium bacteria which absorb nitrogen gas from the atmosphere and convert it into water soluble compounds that plants use as natural nutrients. They soil fertility naturally without synthetic chemical fertilizer. तो ये हुआ दोस्तों, इन ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को सोखते हैं और इसे पानी में घुलनशील बना देते हैं, जिससे कि प्रकृति का पोषण तत्वों के रूप में इसे ग्रहण कर लेती है। यह कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों में भिन्न प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता को समृद्ध करता है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है। अमेजिंग माइक्रोब्स, स्प्रेलिना is a microscopic water algae referred to as a superfood. It is rich in vitamin B12 and contains more than 60% protein by weight. अद्भुत सूक्ष्म शैवाल, इसको क्या कहते हैं, स्प्रेलिंग्स एक सूक्ष्म जलीय शैवाल है जिसे सुपरफूड कहा जाता है। यह विटामिन B12 से भरपूर होता है और इसमें वजन के हिसाब से 60% से अधिक जो है प्रोटीन होता है। माइक्रो एल्गी लाइक Spirulina, chlorella and diatoms produce over half of the Earth's entire oxygen supply through photosynthesis. तो बच्चों, ये तो इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन थी कि इस चैप्टर में क्या क्या है और उनके क्या क्या काम हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।